स्वागत दोस्तों आपका चैनल में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों क्यों अचानक से सोनिया गांधी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाकर एक ऐसे नेता को, कांग्रेस पार्टी के नेता को बीजेपी ने बुलाया डिनर पर, जिसे लेकर नए तरीके का हुआ है विवाद। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। और मोदी के राज्य गुजरात के अंदर एसआईआर में कितने लोगों के नाम काटे जाएंगे, डिटेल में आ रही है जानकारी। इसी के साथ में पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक पर हुआ जोरदार तरीके का बवाल, बताएंगे कैसे किसान और पुलिस एक दूसरे से भिड़ गए दोस्तों। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, इसीलिए जानबूझकर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो या सोनिया गांधी के खिलाफ पुराने मामले को लेकर एफआईआर कराने से जुड़ा हुआ मामला हो, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवार के खिलाफ जमकर एक के बाद एक मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं और कानूनी पचेड़े में फंसाया जा रहा है और इससे नहीं हो सकता बीजेपी का कभी कोई भला और कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ वोट चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक शख्स ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी मर्जी से उस शख्स ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से साफ तौर पर मना कर दिया गया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता लेने से 3 साल पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया दोस्तों। हालांकि इसमें कोई भी इस तरीके की बात नहीं है जिससे सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, लेकिन बार बार कोर्ट जा जाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। यह केस शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने के सामने लेकर आया गया दोस्तों। जज ने इसे 9 दिसंबर को विचाराधीन रखने की बात कही है, यानी 9 दिसंबर को बातचीत की जाएगी। यह क्रिमिनल रिवीजन अर्जी विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के फाइल किए गए हैं जिस पर यह मामला सुनवाई के लिए पहुंचा है दोस्तों। कुल मिलाकर सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें सोनिया गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया था। हालांकि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और बाद में वोट देना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वोट सोनिया गांधी की ओर से पहली बार 1984 के चुनाव में डाला गया था दोस्तों, यानी किसी भी तरीके से इस मामले पर कोई केस नहीं बनता, लेकिन जबरदस्ती करके कोई ना कोई नया मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद है दोस्तों और उनकी सांसदी को रद्द करवाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के और भी प्रयास किए जाएंगे गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए, इससे पहले जब राहुल गांधी को सांसद के पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ मामला चलवाया गया था, सांसद के पोस्ट से हटाया गया, फिर उनका घर छीना गया था, तो उसके बाद बीजेपी के 400 के सपने को चकनाचूर करते हुए 240 पर बीजेपी को जनता ने लपेट दिया दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जितना सोनिया गांधी विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके के कहीं ना कहीं जनता का समर्थन और ज्यादा कांग्रेस पार्टी और परिवार के लोगों को मिलेगा, कांग्रेस परिवार के लोगों को मिलेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें भारत के दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राजकीय भोज का आयोजन किया गया दोस्तों। बीते शाम किया गया। राष्ट्रपति भवन में होने वाले भोज को लेकर कई सारे लोगों को बुलाया गया दोस्तों। 75 हस्तियों को न्योता भेजा गया था। इसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, देश के बड़े उद्योगपति और मीडिया जगत के कई सारे लोगों को बुलाया गया। रूसी राष्ट्रपति के साथ होने वाले राजकीय भोज में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत और अश्वनी वैष्णव समेत कई और लोगों को बुलाया गया। 275 लोगों के अंदर एक व्यक्ति का जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो थे कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम के सांसद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सांसद होने के बावजूद उनको बुलाया गया। लेकिन दूसरी अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है उनको नहीं बुलाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है उनको भी नहीं बुलाया गया। वरिष्ठ नेता होने के बावजूद नहीं बुलाया गया दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सभी लोग गए, यहाँ तक कि एक मामूली सांसद थे शशि थरूर, तो उनको बुलाया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। तो इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग किस तरीके की राजनीति करते हैं दोस्तों, यानी बेसिक भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष को सम्मानित किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का जो पोस्ट होता है एक मंत्री के लेवल का पोस्ट होता है, कैबिनेट के मंत्री लेवल का पोस्ट होता है दोस्तों, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कितना चिढ़ते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो पूरी तरीके से एकदम दोयम दर्जे की राजनीति है दोस्तों। कम से कम बेसिक होता है कि एक पॉजिटिव गेस्चर दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष को कम से कम बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की राजनीति बीजेपी वाले ही करते हैं, वरना मनमोहन सिंह के टाइम में नेता प्रतिपक्ष को पहले ही बुलाया जाता था, उनसे भी बातचीत करवाई जाती थी। राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं कि बीजेपी के विदेश मंत्रालय ने कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बातें चला रखी है कि कोई भी विदेशी अगर आता है, यानी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर दूसरे देश का आता है तो फिर वो भारत के अंदर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात ना करे। इस तरीके के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 2 शब्द जरूर लिखा हो जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर
गुजरात में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से पता चलता है कि राज्य के अंदर मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। ये जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी है, यानी सीईओ ने दी है। रिलीज के मुताबिक पिछले एक महीने में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को फॉर्म बांटे गए। 33 जिलों में 100% काम पूरा हो चुका है। लौटे हुए फॉर्म को डिजिटल करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो पूरे आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार काफी ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति है। तकरीबन 6,14,000 से ज्यादा वोटर अपने पते से गायब पाए गए हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा वोटर हमेशा के लिए चले गए। बीएलओ के मुताबिक 3,25,000 वोटर ऐसे हैं या उससे ज्यादा ऐसे हैं जो रिपीटेड कैटेगरी में मिले हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके नाम एक या दो से ज्यादा जगह पर पाए गए। यानी कुल मिलाकर गुजरात के अंदर 17 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं। अब इसे लेकर धीरे धीरे करके पूरी डिटेल जानकारी आनी शुरू हो गई है, लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि कम से कम 40 लाख के आसपास नाम गुजरात के अंदर भी कटेंगे या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी तरीके से अन्य राज्यों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सवाल ये उठता है कि गुजरात के अंदर क्योंकि बार बार बीजेपी वाले जीतते हैं, तो क्या फिर जितना विपक्षी राज्यों के अंदर नाम काटेगा उतना नाम यहाँ भी काटा जाएगा, या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ गोलीबाजी की जाएगी, यानी कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की जाएगी जिसे लेकर सवाल और ज्यादा गंभीर तरीके से उठेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। अमृतसर, जालंधर के साथ साथ फिरोजपुर और लुधियाना समेत कई जगह पर किसानों ने ट्रैक पर बैठकर धरना दिया। फिरोजपुर में ट्रैक पर बैठे किसानों की पुलिस से हल्की झड़प भी हो गई। जालंधर के अंदर तो पुलिस ने कई किसानों को डिटेन किया, जबकि लुधियाना में भारी पुलिस तैनात करते हुए ट्रैक को काफी ज्यादा बाधित किया गया। दोस्तों, यानी पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे थे कि ट्रैक को बाधित ना किया जाए, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल उतारने के कारण किसानों के ट्रैक बाधा को रोकने के प्रयास में भी ट्रैक को बाधा कर दिया गया। और अमृतसर के देवीदासपुर के अंदर किसान बड़ी संख्या में जुटे और ट्रैक को जाम कर दिया गया। फिरोजपुर में भी सैकड़ों की संख्या में किसान रास्ते पर रास्ता रोककर विरोध करते हुए नजर आए। हालांकि कई बार कई सारे पुलिस वालों और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली। किसान नेताओं के घर पर अचानक से पुलिस वाले पहुंच गए। दिलबाग सिंह से लेकर मक्खन सिंह और सुखदेव मगली समेत कई और नेताओं को हिरासत में लिया गया या घर में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस रात भर रेड करती रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की नीतियों को लेकर बिल्कुल भी विरोध करने के मूड में नहीं है। जिस तरीके की हरकतें की जा रही है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि कोई कहीं ना कहीं कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार की नीतियों को पंजाब के अंदर लागू किया जाए। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी चीज का हो रहा है तो नए तरीके के जो बिजली कानून लेकर आए जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आया जा रहा है, जिसका मसौदा तैयार हो चुका है, उसका विरोध किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस रात भर रेड करती रही, घर में छापे मारती रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की नीतियों को लागू कर रही है। बिजली बोर्ड के निजीकरण से गरीबों पर सीधा असर पड़ा है। बिजली महंगी होने से 90% के आसपास गरीबों को सप्लाई कट सकती है और किसान बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग को लेकर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं और इसे लेकर जोरदार तरीके का घमासान जारी है। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक इंटरव्यू दिया गया, जहां पर इंडिया टुडे और आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू के दौरान कई सारे सवाल मीडिया कर्मी के द्वारा पूछे गए। दोस्तों, दो एंकर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सवाल कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि नरेंद्र मोदी की हर जगह तारीफ करवाई जा रही थी पुतिन से, और यहां तक पूछा जा रहा था कि इतनी सरकारें आपने देखी है अपने राष्ट्रपति होते हुए भारत के अंदर, तो आपको कौन सी सरकार सबसे बेस्ट लगा, किस सरकार ने भारत और रूस के संबंधों को सबसे ज्यादा मजबूत किया। और बार बार ये कहलवाने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी जी बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, इस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता कि किसने सबसे ज्यादा संबंधों को मजबूत किया। यानी एक तरीके से मनमोहन सिंह के खिलाफ बुलवाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की आलोचना तो रूस नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी कई सारी डील करनी है। तो कभी भी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले भविष्य को देखकर ही बयान देता है। ऐसे में मनमोहन सिंह को लेकर कहीं ना कहीं उल्टा बुलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बोलने से मना कर दिया और साफ तौर पर कहा कि सबने अपने अपने तरीके से अच्छा काम किया। हमने रूस और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए हर समय में हर तरीके से प्रयास किया और आगे भी ये संबंध और मजबूत होते जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, रूस और इंडिया के जो रिलेशन है वो हमेशा से मजबूत रहे हैं। यहां तक कि इंदिरा गांधी के टाइम में तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, जो अपने आप में अप्रत्याशित था, जिसके बाद रूस ने भारत के लिए न्यूक्लियर सबमरीन भेजा था और अमेरिका जो भारत पर दबाव बनाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपने बड़े बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर आ गया था, उसका विरोध करते हुए रूस ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से जवाब दिया, जिसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और भारत ने बांग्लादेश के अंदर अपना स्ट्राइक किया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवा दिया। और इंदिरा गांधी के टाइम में ही भारत और रूस का सबसे ज्यादा अच्छा दौर चल रहा था। यानी फ्रेंडशिप ट्रीटी का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा मजबूत संबंध होना। तो ये तो कभी नहीं कहा जा सकता कि मोदी के टाइम में संबंध मजबूत हुए हैं और कांग्रेस के टाइम में नहीं, जबकि कांग्रेस के टाइम में ही सबसे ज्यादा रूस के साथ मजबूत संबंध रहे। अगर आप भी मानते हैं मीडिया वाले पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट हाथ में लेकर बैठे हुए, तो ऊपर से ऑर्डर जरूर आया होगा कि मोदी की तारीफ करवानी है, जैसे तैसे पुतिन से बोल बोलकर घुमा घुमा कर। लेकिन बाद में पुतिन समझ गए, तो उन्होंने भी जवाब देने से कहीं ना कहीं कन्नी काटनी शुरू कर दी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की अंततोगत्वा गोदी मीडिया का जो प्रोजेक्ट होता है वो उसी के इर्द गिर्द काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। किस तरीके के एंकर इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे, जो केवल और केवल मोदी और उसके आसपास बीजेपी वालों के आसपास गुणगान करवाने की कोशिश कर रहे थे पूरे इंटरव्यू के दौरान। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
एसआईआर की सीधी मांग की है अखिलेश यादव ने। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ है, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाना चाहिए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समय अवधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सत्ताधारी दल के लोग और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से किसी भी काम में कोई अड़ंगा ना डाले, काम में दखल देने की कोशिश ना करे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि हर विधानसभा के अंदर पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है, हर हाल में इसे रोका जाना चाहिए। अखिलेश यादव की ओर से एसआईआर के मुद्दे पर 3 बड़ी मांग करते हुए ये बातें कही गई है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी है दोस्तों, और यहां तक कि भारत के लोकसभा में अगर आप देखेंगे या यूं कहेंगे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। ऐसे में उनके द्वारा एसआईआर को लेकर जो चिंताएं जाहिर की गई है और जो मांग की गई है उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के झंडेवाला ने स्थित 14 साल पुराने बताए जाने वाले ऐतिहासिक बाबा पीर रतन नाथ मंदिर परिसर में 29 नवंबर को डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और एमसीडी यानी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई के चलते जोरदार तरीके का बवाल शुरू हो गया। दोस्तों आरोप यह है कि सूचना दिए बिना मंदिर के परिसर के अंदर तोड़फोड़ की गई, इसे लेकर स्थानीय लोगों में जोरदार गुस्सा देखने को मिला। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा संसद के अंदर उठाया है। राज्यसभा के सांसद अजय माकन ने संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाकर जोरदार तरीके से भाजपा को घेरा है। दोस्तों सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और परंपराओं को नाश करने का आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर केशव कुंज नाम का आरएसएस का दफ्तर खुला हुआ है जिसकी पार्किंग के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी दोस्तों, और उसके बाद ये मंदिर के परिसर को तोड़े जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर आरएसएस और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि सबको पता है कि ये मंदिर का परिसर जिसे तोड़ा गया है। अब आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप की 1120 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है, जिससे अब तक कुल मिलाकर 10,117 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। यह कार्रवाई रिलायंस के होम फाइनेंस, रिलायंस के कमर्शियल फाइनेंस और यस बैंक के धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें प्रॉपर्टी, एफडी और बैंक बैलेंस के साथ साथ अनअकाउंटेड निवेश शामिल है। ईडी ने कहा है कि अनिल अंबानी समूह द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया और वित्तीय अपराधियों के खिलाफ वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें केरल के सीएम पिनरई विजयन ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जमाते इस्लामी और हिंदुत्ववादी संगठन की सोच एक जैसी है, दोनों धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और सत्ता पर धर्म का नियंत्रण चाहते हैं। विजयन ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उसने वोटों के लिए जमाते इस्लामी के साथ हाथ मिलाकर राजनीतिक आत्महत्या की है। और एर्नाकुलम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात करते हुए सीएम पिनरई विजयन कहते हैं कि केरल के ज्यादातर मुस्लिम सुन्नी मुजाहिद और दूसरी कम्युनिटी जमाते इस्लामी को नहीं मानते, फिर भी यह संगठन राज्य के अंदर लगातार दखल देता रहता है, राज्य के मुद्दों पर दखल देता रहता है और कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर काम करती है। दरअसल केरला के अंदर अभी कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, 26 में इलेक्शन होने वाले हैं और केरल के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का समझौता जमाते इस्लामी के साथ में इस तरीके का आरोप लगाते हुए निशाना साध रहे हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि लेफ्ट पार्टी पिछले 10 साल से सरकार में है दोस्तों, और अमूमन ऐसा पहले हुआ करता था कि 5 साल में सरकार बदल जाया करती थी, लेकिन पहली बार 10 साल से सरकार चल रही है, सेकंड टर्म में चल रही है, इसीलिए एक तरीके से नाराजगी अब देखने को मिल रही है जनता के बीच में। इन्हें लेकर एक गुस्सा है और कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव है दोस्तों। इन्हीं बातों को लेकर अब पिनरई विजयन भी अटैक करने के मोड में आ चुके हैं। 2026 का केरला का चुनाव पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताया इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जाली नोट रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बिना मुकदमा शुरू किए 2 साल तक कारावास में रखने पर घोर आपत्ति जताई है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि जिसे अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, किसी को भी जेल में नहीं रखा जा सकता और इसी के साथ ही उन्हें जमानत दे दी गई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिरासत को अवैध करार देते हुए असम पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के 1967 के तहत वैधानिक प्रावधान के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में की जा रही कोताही को लेकर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा है कि यूएपीए के तहत या तो चार्जशीट दाखिल करो या फिर जल्द से जल्द इनको छोड़ दो, क्योंकि किसी को भी हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता और खासकर उन लोगों को जिनके ऊपर कोई ट्रायल पूरा नहीं हुआ, जांच पड़ताल सही से नहीं हुई और उसके बाद क्यों जेल में रखा जाएगा। ये तो व्यक्ति के जीवन के जीने के अधिकार के खिलाफ है, यानी जो आर्टिकल 21 के तहत भारत में राइट टू लाइफ है उसके खिलाफ है और खुलकर कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद केंद्र सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दे दी है और वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को भी वापस ले लिया गया है। इधर दूसरी एयरलाइंस के किराए में उछाल देखने को मिल रहा है। यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट की तलाश में सामान्य से 2 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। बुकिंग साइट मेक माई ट्रिप के अनुसार 6 दिसंबर को दिल्ली से बेंगलुरु की सबसे सस्ती फ्लाइट का
किराया 40,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि कुछ फ्लाइट्स का किराया तो 80,000 तक पहुंच गया। दरअसल इंडिगो को शुक्रवार को चौथे दिन भी क्रू मेंबर्स की कमी से जूझना पड़ा और इसी कारण दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके कारण लोग जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी में फंसे रहे, जिसके कारण भारी संख्या में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोस्तों। अफरा तफरी जैसी स्थिति मच गई, यहाँ तक कि एयरपोर्ट से कई तरीके के वीडियो सामने आ रहे थे जहां पर लोग परेशान थे। स्टाफ के साथ में जमकर बहस चल रही थी, बच्चे फ्लोर पर लेटे हुए थे और सामान भी फ्लोर पर पड़ा हुआ था। पूरी तरीके से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के तौर पर तब्दील हो चुका था दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि उसके बाद आनन फानन में एक्शन लेना पड़ा और सरकार को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। बीजेपी सरकार अमूमन जो कानून लेकर आती है उस पर उसे पीछे हटना ही पड़ता है। ये एक और नया मामला सामने आया है जहां पर इन्हें पीछे हटना पड़ा है। देखते हैं इस पर क्या इंडिगो के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी या मामले को ऐसे ही टाला जाएगा। दो शब्द जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में जोरदार तरीके का एक बार फिर से हंगामा हुआ और बहस भी हुआ। दरअसल हुआ ये कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को तमिलनाडु के डीएमके के सांसद टी.आर. बालू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू में तीखी बहस हो गई। डीएमके के सांसद ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाईकोर्ट के जज को आरएसएस का जज कह दिया। किरण रिजिजू ने इसे लेकर आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि आप एक जज को आरएसएस का जज कैसे कह सकते हैं, यह संसद की मर्यादा का उल्लंघन है। आप एक जज के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल यह है कि क्या किसी को संघीय बोलना यानी संघी बोलना या आरएसएस वाला बोलना क्या यह असंसदीय भाषा है? अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी के लोग किसी को आरएसएस वाला बोलना एक गाली समझते हैं? क्योंकि बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि असंसदीय भाषा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने इंडिगो के स्टाफ की कमी के चलते देश भर के अंदर फ्लाइट ऑपरेशन ठप होने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। किरण रिजिजू ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हालत की समीक्षा कर रहे हैं। हालात की समीक्षा करते हुए केंद्रीय इंडिगो की क्या मदद कर रहा है इसका आकलन भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर इंडिगो की समस्या को लेकर सरकार के मोनोपोली यानी एक तरफा राज के मॉडल की जमकर आलोचना की है। सरकार ने देश की ज्यादातर चीजें चंद लोगों के हाथ में दे दी है, ये सही नहीं है। यह अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और देश के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के मोनोपोली के एक मॉडल को दिखाता है, यानी जहां पर ज्यादातर व्यापार किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। कुछ एक व्यापारी ही देश के अंदर बड़े बड़े उद्योग कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि इन कुछ एक लोगों को ज्यादातर प्रोजेक्ट मिल जाना, ज्यादातर बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाना, यही कारण है कि अब देश में इस तरीके की स्थिति बन रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े कुछ एक नामी बिजनेसमैन है जिनके हाथ में ये सारा बिजनेस है, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो या फिर कोई और हो, इसके कारण ही देश के अंदर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोनोपोली एक बड़ा कारण है, एक अधिकार एक बड़ा कारण है इस तरीके की स्थिति बनने का। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की ओर से लोकसभा के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया गया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया हूं जिसमें परमानेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लेकर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनना चाहिए, यानी एक कमीशन बनना चाहिए जिसका नाम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होना चाहिए, जिसका काम यह होगा कि अगर किसी राज्य या फिर यूटी केंद्र शासित प्रदेश को बदला जाए, यानी जनगणना होगा अभी 26 और 27 के अंदर, तो उसके बाद जनगणना के आंकड़े आएंगे तो फिर परिसीमन कराया जाएगा, यानी डिलिमिटेशन कराया जाएगा और हो सकता है कि सीटों की संख्या भी आगे पीछे हो। इन आंकड़ों के बाद हो सकता है कि कुछ राज्य की बाउंड्री भी डिसाइड किए जाए। हालांकि बाउंड्री डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक अलग से कानून आता है दोस्तों, और अगर किसी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरीके से बदलने की बातें चलेगी तो उसके लिए एक कमीशन परमानेंट तौर पर बनाया जाना चाहिए, जिसका काम होगा कि वो ये डिसाइड करे कि आखिर कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी किस तरीके से बनेंगे, टूटेंगे, किस तरीके से नया बनेगा या फिर पुराने को और बड़ा किया जाएगा या छोटा किया जाएगा। ये सारी बातें यही तय करने चाहिए। स्टेट यूनियन टेरिटरी रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को तय किया जाना चाहिए। इसे पता चलेगा कि आखिर किन तर्कों के आधार पर किसी राज्य का विभाजन किया जा रहा है या फिर उस राज्य के अंदर अन्य क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर अचानक से राज्य का दर्जा खत्म करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया और दो अलग अलग क्षेत्र बांट दिए गए, एक तो जम्मू और कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख के क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये किस आधार पर हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होना चाहिए जो तर्क दे कि इस तर्क के आधार पर ऐसा किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि किसी राज्य के लोगों को यह ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। कभी कोई राज्य के तौर पर काम कर रहा होता है, फिर अचानक से खबर आती है कि उसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले विधानसभा हटा दिया जाता है, उसके बाद जब लोगों ने दबाव बनाए तो विधानसभा दिया जाता है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के पास पहले की तरह ताकत नहीं है। उनके पास पुलिस का कंट्रोल नहीं है, जमीन का कंट्रोल नहीं है, कम्युनिकेशन का कंट्रोल नहीं है और केंद्र सरकार ये तीनों कंट्रोल रखती है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक ताकत को कम करता है राज्य सरकार के पास जो ताकत पहले हुआ करती थी। आप लोग दो शब्द जरूर लेकर बताया। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि शशि थरूर एकदम सही डिमांड कर रहे हैं तो चलते हैं एक और अपडेट जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर
विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान एक अनोखी स्थिति देखने को मिली। दोस्तों, सत्तारूढ़ और विपक्षी बेंचों के 1 दर्जन से अधिक विधायक सदन में गैर हाजिर रहे। खास बात यह रही कि उनके प्रश्न उत्तर के लिए जो लिस्ट बनाया गया था उस लिस्ट में कई सारे सवाल थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। सवाल सबसे बड़ा ये था कि आखिर विधायक क्यों गैर हाजिरी दिखा रहे हैं। सदन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतिम सूचीबद्ध प्रश्न 25वां के बाद 1 दर्जन से अधिक सदस्यों के नाम पुकारा, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। यानी प्रश्न तो पूछे गए, लेकिन प्रश्न मौखिक तौर पर पूछने वाला कोई व्यक्ति ही मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब लोगों ने अपना प्रश्न लिख कर दिया है, लेकिन मौखिक तौर पर पूछने के लिए खुद उपस्थित नहीं थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और ज्यादातर लोग शादियों के इफेक्ट के कारण, यानी विधायक अपने क्षेत्र के अंदर, नेता अपने क्षेत्र के अंदर अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए शादियों में जाते हैं अतिथि बनकर, इसीलिए शायद वो विधानसभा के अंदर मौजूद नहीं रह पा रहे हैं। यही कारण है कि अब सदन की कार्रवाई सही से नहीं चल पा रही। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल सही से नहीं हो पा रहा। स्पीकर बार बार नाम पुकार रहे हैं, लेकिन सदस्य मौजूद ही नहीं है। प्रश्न तो है, लेकिन सदस्य ही गायब चल रहा है। साथ साथ तेलंगाना सरकार के मंत्री अदलूरी लक्ष्मण हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है। तेलंगाना में बड़े बड़े लोगों का एक हुजूम लगने वाला है दोस्तों, जिससे पता चलेगा कि सब लोग एकजुट होकर तेलंगाना के विकास के लिए प्रगति करना चाहते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में यह समिट कराया जा रहा है, ताकि दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो देखें कि आखिर तेलंगाना में विकास के लिए कितना स्कोप बचा हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट तेलंगाना के अंदर हो सकता है। आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कहीं कोई IT सिटी नहीं बनकर उभर कर सामने आ रही है दोस्तों बेंगलुरु के बाद, तो वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद को और बड़ी सिटी बनाने के लिए और बड़े इन्वेस्टर को लाने के लिए अब ये समिट चलाया जा रहा है। दोस्तों, जरूर लिख के बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत